नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज आप सभी को विज्ञप्ति पीसीएस परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, हम लोगों ने जो क्लास कल की थी उस क्लास को हम लोग देख लेते हैं। उसमें हमने कई चीज़ें देख ली थी। संविधान सभा देख लिया था, संविधान का निर्माण के लिए कौन कौन से चीज़ें अपनाई गई थी वो सब देख ली थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने अनुसूची देख ली थी और उसको ख़त्म किया था। आज हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत और संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता वगैरह, जो 2-3 चैप्टर हैं वो, और प्रस्तावना भी देखेंगे। ठीक है, तो संविधान के स्रोत पहले देख लेते हैं। अब देखिए, मेरा मानना क्या है कि संविधान के स्रोत इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन से, तो सीधा क्वेश्चन से पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, है ना। संविधान के स्रोत आज का चैप्टर हमारा है। थोड़ा बहुत डिस्कस इसके ऊपर कर लेते हैं कि किस क्षेत्र से क्या लिया गया है, वो लिखित तौर में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो भारत का जो अधिनियम 1935 है, वहाँ से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिया गया था संघीय तंत्र। देख, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, 1935 का जो अधिनियम है, वहाँ से भारत का जो संविधान है, वहाँ पे 60% चीज़ें यहीं से ली गई हैं। तो ये चीज़ें तो हमें समझनी ही है। और बाकी फिर अन्य देशों से ली गई। तो जो अन्य देशों से चीज़ें ली गई हैं, वो हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी 2 मिनट में देख लेते हैं कि क्या लिया गया है। तो 1935 से क्या लिया गया है, जो कि जिसका ज़्यादा वो होता है, तो संघीय तंत्र यहाँ से लिया गया है ना। संघीय तंत्र, ये क्वेश्चन खूब आता है। न्यायपालिका यहाँ से ली गई है, न्यायपालिका, है ना। लिखने पे ना जाए, कैसी राइटिंग इस पे आ रही है वो ना देखें, सिर्फ सुनते चलें। ठीक है, लेखा जोखा, ये यहाँ से लिया गया है, लेखा जोखा। और प्रशासनिक वितरण भी 1935 से लिया गया है, प्रशासनिक वितरण। अब सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, जब गुलाम हम लोग किससे थे, ब्रिटिश से थे। तो ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया है, एक एक दो दो पॉइंट देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, एक एक दो दो पॉइंट जो बार बार रिपीट होते हैं वही देखेंगे। तो संसदीय प्रणाली हम लोगों ने कहाँ से ली है, ये संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से ली हुई है। और द्विसदन द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वो भी यहीं से ली गई है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग देख लेते हैं यूएसए से हम लोगों ने क्या लिया है। तो यूएसए से सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्या है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मूल अधिकार यहीं से लिया है, मूल अधिकार यूएसए से लिया है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी यहीं से ली गई है, न्यायपालिका हमारे आदर्श स्वतंत्र है, वो यहीं से लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, ये मतलब एक एक दो दो पॉइंट है, ये हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो यहीं से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। और जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति पे, महाभियोग की प्रक्रिया, कौन सा जो है आर्टिकल है, ये 61 है, ये भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, यूएसए हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से जो भी लिया हो, लेकिन क्वेश्चन हमेशा एक ही जगह से आता है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो वो आता है राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व में, वो, तो डीपीएसपी, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं कि कनाडा से क्या पूछता है। तो कनाडा से सबसे ज़्यादा पूछता है अपशिष्ट शक्तियाँ। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वही पोर्शन बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बार बार यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली जाती हैं, ये कनाडा से ली जाती हैं। अब देखिए, कनाडा के बाद फिर क्या, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, आप लोग खुद ही बता दोगे। जो कल हम लोग सूची जो हम लोगों ने सूची डिस्कस की थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली थी। और उसमें का क्या लिया था, समवर्ती सूची, है ना। तो समवर्ती सूची के बारे में यदि पूछे तो समवर्ती सूची भी यहीं से ली गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और कुछ यहाँ से लिया गया है। तो हाँ, यहाँ से एक और चीज़ ली गई है, इंपॉर्टेंट है, जो कि संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति इसको बुलाता है। और लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। तो संयुक्त बैठक का 108 आर्टिकल में उसको दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, आयरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर जर्मनी से देखते हैं। तो जर्मनी से क्या लिया है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात कभी लगाया गया था, राष्ट्रीय आपात 1975 में लगा था ना, तो वो भी यहीं से लिया गया था, जर्मनी से। ठीक है, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया। फिर इसके बाद उस समय क्या था, यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस। तो यहाँ से क्या लिया गया था, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कौन से आर्टिकल में लिए गए थे, तो ये भाग 4A में और आर्टिकल 51 का, है ना। ये यहाँ के जो थे। और फ्रांस से क्या लिया गया था, फ्रांस से क्या लिया गया है, प्रस्तावना में अभी हम लोग देखेंगे, तब वहाँ से लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, है ना। बंधुत्व की भावना, ये सब हम लोगों को देखना है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे लिया गया है, तो वो लिया गया है
गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो चलती है वो भी फ्रांस से लिया गया है। तो ये हो गया फ्रांस। फिर आया तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया यहीं से ली गई है। संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ये बहुत मतलब की पॉइंट है एकदम, इनसे क्वेश्चन आना बिल्कुल तय होता है। जापान से क्या लिया गया है? जापान से देखिए सबसे ज्यादा विधि हम लोग किसके साथ बना रहे हैं आजकल? विधि बनाते हैं सबसे ज्यादा जापान के साथ आजकल, जब से मोदी सरकार आई हुई है तब से विधि हम लोग जापान के साथ ही बना रहे हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे आएंगे स्रोत से। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया डिटेल्स में। क्या क्या देखा? ब्रिटेन से देख लिया कि क्या हुआ है, संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था। यूएसए से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति और महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, वो भी वहीं से लिया गया है। अब देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया है, डीपीएसपी पूछता है। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां पूछता है। ऑस्ट्रेलिया से पूछता है, समवर्ती सूची सबसे ज्यादा पूछता है, और संयुक्त बैठक भी कभी कभी पूछ लेता है। जर्मनी से राष्ट्रीय आपात पूछता है। यूएसएसआर से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ये पूछ लेता है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना ली गई है, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संशोधन की प्रक्रिया जो पूछी जाती है, संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये हो गए हमारे स्रोत। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में संविधान में उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो देखिए प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, जो कि अभी हम देखेंगे भी आज प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का विचार लिया गया है यूएसए से, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, यूपीपीसीएस 2015 में पूछे गया। अच्छा, ये इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें ये है जो जो घटना चक्र की ये वाली पूर्वालोकन है, इसमें जो यूपी में क्वेश्चन आए हैं सिर्फ वही आए हैं, और वहां से रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से रहेंगे, इसी घटना चक्र से रहेंगे। तो आप लोग इसको बार बार इसको करते रहिएगा। मेरे ख्याल से एक बार मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए, और एक साथ कम से कम अपने स्तर पर कर लीजिए, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कर लोगे। ठीक है, जो कि बहुत सरल होते हैं, और ये हम लोग थोड़ी सी रिवीजन ना करने के चक्कर में छोड़ देते हैं। 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं हुए तो हम लोग बाहर भी हो जाते हैं, है ना। तो ये देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा सर्वोच्च यहाँ पर कौन है? तो संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अब देखिए हम लोगों ने देख लिया कहाँ से क्या लिया गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करेंगे। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू जो कहाँ से लिया गया है, ये भी हम लोगों ने यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फिर भारत में संघात्मक व्यवस्था, संघवाद किस देश की पद्धति से लिया गया है? मतलब जो संघात्मक व्यवस्था है वो संघवाद कहाँ से लिया है, कौन से देश से लिया गया? तो ये लिया गया है कनाडा से। और भारत में राज्यों का संघ, राज्यों का संघ की संकल्पना जो की गई है वो कहाँ से की गई है? तो हम लोग किससे जो थे वो थे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से ये लिया गया है राज्यों का संघ। ठीक है, और भारत में संविधान निर्माताओं की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, देखिए अभी हाल हम लोगों ने देखा भी है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने कीवर्ड्स देख लिए है ना। और नहीं पढ़े होते तो अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे होते कि भारत की संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर एक एक चीज रखते, इसलिए समवर्ती दो चीजें ही देखी थी हमने ऑस्ट्रेलिया में, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक 108 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 100 तहत भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो है वो कौन से उससे लिए गए हैं, देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए आयरलैंड से, बी वाला इसमें देख लेंगे। फिर है राज्य के गठन में प्रतिमा, अनुभव, सेवा का प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। कौन से उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो ये हुए थे आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, तो वहीं से लिया गया था, राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा वाला मामला यहीं से लिया गया था। तो ये भी देख लीजिएगा, आयरिश गणतंत्र से लिया गया था। ठीक है, अब देखिए कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, बिल्कुल ठीक है। केंद्र में अपशिष्ट शक्तियां, ये केंद्र में अपशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं? नहीं ली गई हैं। ये कहाँ से ली गई हैं? तो यही गलत हो गया, ये ली गई हैं कनाडा से, है ना। और आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी से। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से क्यों ली गई थी? देखिए कैसे याद रखेंगे, जर्मनी में कौन था? हिटलर था, तो हमेशा आपातकाल जैसा लगा रहता था, है ना वहां का। तो आपातकाल शक्तियां हम लोगों ने जर्मनी से ली हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए विधि का शासन, ये कहाँ से आपको ये क्वेश्चन कहाँ से करना है?
ये हम लोगों ने जो अभी एक लिस्ट देखी है उसमें सारे ही लिखे हुए हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से क्या हो रहा, कहाँ से ये क्या लेना है, ये सब हम लोग देख लेंगे। तो इसका क्या है, विधि का शासन हम लोगों ने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये भी जापान से लिया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से लिया है। और विस्तृत ओवेनिस्ट सूची, मतलब ये विस्तृत ओवेनिस्ट सूची का मतलब वही है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में एक फायदा हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें सारे याद भी नहीं होना और एक दो याद हो तो फिर हम लोग उससे क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से, है ना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, भाग 4A में, तो ये ले गए हैं रूस से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया कि ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं रूस से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कथन और कारण करना है। इसमें कथन और कारण क्वेश्चन वाले को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, आराम से हो जाएंगे। कैसे, देखिए भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है ना, लंबा तो हो ही गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी ठीक है। देखिए दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे से इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि क्या मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तो दोनों सही हैं। लेकिन तो इसमें से ऐसा कौन सा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें आंसर। फिर है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हो गई है। और ये हो गए हैं हमारे स्रोत वाले क्वेश्चन। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो ये हो गया कल वाला पार्ट जो बचा हुआ था। अब इसमें दूसरी पीडीएफ हम लोग खोल लेते हैं। ठीक है, दूसरी पीडीएफ में आज देखते हैं उद्देश्य का से। ठीक है, तो सबसे पहले उद्देश्य का देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले उद्देश्य का याद होनी चाहिए। अगर आपको उद्देश्य का याद है तो उद्देश्य का के सवाल कैसे भी घुमा फिरा के वो पूछेगा, आपको करने में आसानी रहेगी। जैसे ये क्वेश्चन भी हैं, जितने भी दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, मेरे ख्याल से 20-25 क्वेश्चन जितने भी हैं उद्देश्य का से, ये हम लोग अभी सब देख लेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है ना। प्रस्तावना को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर उद्देश्य का के क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत हो जाएंगे, या फिर बीच बीच में देखते रहेंगे, है ना। जैसा क्वेश्चन आएगा उस टाइप से हम लोग देख लेंगे कि उद्देश्य का में क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो सही बताना है हम लोगों को। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना, तो ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, इसकी प्रकृति न्याय योग्य थी, न्याय योग्य नहीं है, बताइए। ये भी ठीक है, न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत बात है। देखिए इसमें 42वां संविधान संशोधन किया गया था और 3 चीजें जोड़ी गई थी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 चीजें जोड़ी गई थी। तो इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, तो यही हो गया गलत, इसमें तीसरा हो जाएगा गलत। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। सही बताना है, तो कौन कौन से हो गए इसमें से सही, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, 1 2 4, मतलब बी वाला आपका हो जाएगा सही। ठीक है, इस टाइप से देखना है। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है कि भारतीय गणतंत्र 26/1/50 है ना, 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू नहीं किया गया था। तो देखिए क्या थी इसमें से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसमें दिया हुआ है। अभी हम लोग प्रस्तावना देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब आ गया है समय कि प्रस्तावना देखा जाए। ये है देखिए प्रस्तावना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना, ये दिया हुआ है इसमें। तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता में। इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 चीजें जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 चीजें जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये तीनों याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना
शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो देखिए समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था और अखंडता था, गणराज्य नहीं था। तो ये चौथा हट जाएगा। तो 1 2 3 हो जाएंगे यहाँ पे आंसर, है ना। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है धर्मनिरपेक्ष राज्य? धर्मनिरपेक्ष कहाँ पे लिखा हुआ है? जो कि पंथ निरपेक्ष है उसी को धर्म निरपेक्ष यहाँ पे कहेंगे कि किसी भी धर्म का वो नहीं माना जाएगा, है ना। तो संविधान की प्रस्तावना में ये दिया हुआ है। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य में वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया है। ये तो सब अपन ने पढ़ ही लिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, पहले ही देख लिया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता दिखा देता हूँ कहाँ पे जोड़े गए हैं। ये है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जोड़े गए तीनों। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन और 1976 में। ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से 42वें संविधान संशोधन, ये भी हो गया। भारत के संविधान में आमुख का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक व आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये सब हैं, सब दिए हुए हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय भी दिया हुआ है, ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है, अवसर की समानता भी दी हुई है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी दी हुई है। तो इसको पहले देख ही लेते हैं ना, है ना। देखिए ये दिए हुए हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये न्याय दिया हुआ है सबसे पहले, ठीक है। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता पूछ लेता है डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कि न्याय कितने प्रकार का दिया हुआ है? तो ये दिए हुए हैं 3, है ना। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की दी गई हुई है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता कितने प्रकार की दी गई है प्रस्तावना में? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है। और अखंडता कितने प्रकार की? राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता दी गई है, ये ठीक है। तो ये सब चीजें हमने, और दृढ़ संकल्प ऊपर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, ये याद रखना, 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद एव द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। तो ये 26 नवंबर 1949 की डेट तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं। अखंडता और राष्ट्र की एकता, ये बंधुता को बढ़ाने के लिए। बाकी न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, ये चीजें हो गई प्रस्तावना के तहत। अब क्वेश्चन करते हैं कौन कौन से करने हैं, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार घुमा फिरा के, तो उसको देख लिया हम लोगों ने। देखिए इसमें पूछा गया है कि 5वां क्वेश्चन हो गया था, फिर 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की संविधान प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कितने प्रकार के किया गया था? हम लोगों ने देखा है 5 प्रकार की, न्याय, स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व। ये देख लिए क्या पूछ लिया उसने। सबसे पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता और फिर है बंधुता, है ना। तो लाइन से इसको लगाने के लिए पूछा है, तो इसका ए आंसर ठीक हो जाएगा। सबसे पहले क्या? सबसे पहले रहेगा यहाँ पे समानता, फिर उसके बाद बंधुता, है ना, फिर स्वतंत्रता और फिर न्याय। इस टाइप से क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 2 प्रकार की समानता दी गई है और 1 प्रकार की बंधुता दी गई है। ये इसमें उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो आप लोग खुद ही बता दोगे, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो ये करता है, भारत में अनेक धर्म है, नहीं करता है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। और धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये इसका मतलब यही होता है कि ये है धर्मनिरपेक्ष, है ना। कि राज्य में इसका मतलब होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है,
इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। ठीक है। भारत में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है? संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मकता है, और पंथ निरपेक्ष है, संघीय नहीं है ना, ये नहीं है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखिए, विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। स्वतंत्रता तो जो दी गई है, देखिए स्वतंत्रता कहाँ पे, ये है स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, इसमें आर्थिक नहीं है। आर्थिक कहाँ पर? सामाजिक और आर्थिक, आर्थिक तो न्याय हो गया है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक दो बार मेरे ख्याल से लिख के देख लीजिए, प्रस्तावना बिल्कुल याद होनी चाहिए, हूबहू उसको एक दो बार लिख के देखोगे, वो चीज़ अगर याद हो जाएगी तो आप जब क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी से आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा जरूर प्रस्तावना से, एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। पीसीएस में, यूपी पीसीएस में कई साल से देख रहा हूँ, बराबर क्वेश्चन ये आ ही जाता है ना, तो इसको छोड़ना नहीं है प्रस्तावना को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है? धार्मिक न्याय, ये तो हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो देखिए, प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर पूछे कि भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे आत्मा कहा है, तो उन्होंने कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, है ना, तब डी लगेगा आंसर इसका, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा जाए तो। किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहले किया था बेरूवाड़ी में, है ना, और उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको पलट दिया था और उद्देश्य का को इस संविधान का भाग मान लिया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले केस में। ठीक है, तो पहले ये नहीं है प्रस्तावना और इसका भाग नहीं है, तो ये किस में कहा गया था? तो ये कहा गया था अपना बेरूवाड़ी मामले में, है ना। और इसके बाद जो केरल वाला आया था, कौन सा था केरल वाला? केशवानंद भारती वाला जो था, उसके बाद से प्रस्तावना को जो है इसका हिस्सा मान लिया गया, संविधान का हिस्सा मान लिया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? किस बाद में की गई थी? तो बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, इसमें की गई थी, और इसके बाद केशवानंद भारती बनाम में उसको ले लिया गया था। उसके बाद देखिए, सबसे पहले इसमें मान लिया गया था, लेकिन फिर उससे बड़ी बेंच बैठी थी, और जो केशवानंद भारती वाला मामला था, फिर उसमें भी इसको मान लिया गया था। तो नाम अगर पहले पूछा जाए तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और अगर फिर पूछा जाए कि कहाँ से हुए, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें दिया भी होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो कौन से में किया था? वही केशवानंद भारती विवाद में किया था, वर्सेस केरल में। ठीक है, तो ये इसमें पूछ लिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है, कहाँ पर की गई है? मूल अधिकारों में, और राज्य के निर्देश निर्देशक तत्वों में, और मौलिक कर्तव्यों में, मतलब तीनों में की गई है ना। तो इसका सी आंसर ठीक हो जाएगा। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक से सुन लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या कहाँ पे की गई है? तो या तीनों में की गई है, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी, और मौलिक कर्तव्यों में, तीनों में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? संविधान में दिया गया आमुख, आमुख मतलब वही प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना को भी आमुख भी बोलते हैं, प्रियम्बल तो बोलते हैं, उद्देश्य का भी बोलते हैं, है ना, और आमुख भी बोलते हैं। तो ये सब इसी की प्रस्तावना के ही नाम है। न्यायालय में लागू नहीं होता है ये बोलता है ना। और फिर इसके बाद है कि महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता भी है, शासन करने में उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ और निर्णय में सहायता करता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट डायरेक्ट तो कोई नहीं बन पा रहा है, या तो इसका सी और डी दोनों मिलके होते, मतलब सारे ही इसके ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये तो गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, बिल्कुल नहीं थी। सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी? आप लोग तो इस चीज को ठीक से बता ही सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं था। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये ठीक है। संविधान तो सबको समान रूप से ही मानता है, किसी किसी के साथ भेदभाव करता नहीं है। ठीक है, तो ये है। और समानता के जो आपका समानता वाला वो है,
क्षेत्र है तो वो आपको मौलिक अधिकारों में मिलेगा 14 से 18। अभी जब मौलिक अधिकार होंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा, डिटेल्स क्लास वाली जो वीडियोस चल रही हैं उसमें भी पढ़ा दिया जाएगा और इसमें क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो ये हो गए हमारे जो कि प्रस्तावना से क्वेश्चन थे, वो हमने सारे देख लिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। शासन प्रणाली, ये शासन प्रणाली से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे इसको, अगर देख भी लेंगे तो, है ना। राष्ट्रीय प्रतीक, ये भी कुछ नहीं होता है। अब हम लोगों को देखना है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये अब हमारा चैप्टर रहेगा। इसमें कौन सा है, आर्टिकल 1 से 4 तक, 1 से 4, और अनुसूची 1 में भी हम लोग इसी को देख चुके हैं। तो देखिए, संविधान की प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब राज्यों का यूनियन है ना। ये हो गया आंसर इसका। और नए राज्य का गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्यों की नए राज्य का जो गठन होता है उसकी शक्ति कहाँ पर है, तो वो संसद में निहित है। ना राष्ट्रपति के पास है, ना मंत्रिमंडल के पास है, और ना राज्य पुनर्गठन आयोग के पास है। तो वो किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। तो राज्य, नए राज्य का जो गठन होगा वो संसद के राज्य के तहत होगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, मतलब गलत बताना है यहाँ पे, ठीक है। नए राज्यों के निर्माण के लिए जो गलत है, तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, ये तो कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा, बिल्कुल होगा, पहली अनुसूची में और चौथी अनुसूची में भी। दोनों अनुसूचियों में आप लोग बता सकते हैं लिख के कमेंट सेक्शन में कि क्या है, चौथी अनुसूची में बताइए कि क्या है, ठीक है। अगर आपने कल की क्लास की होगी तो आपको वो याद हो गया होगा, और अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे। इस प्रकार की विधि में अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। नहीं, ये यही गलत है, क्योंकि ये तो साधारण के तहत होता है ना, साधारण के तहत, तो वो तो 368 के तहत आता नहीं है, ठीक है। तो यही है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत, कथन और कारण बताना है कि भारत संघ नहीं है। भारत संघ नहीं है, ये तो एकदम गलत है। भारत तो संघ है, पहले ही लिखा है राज्य, राज्यों का संघ है। भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है, और ये कह रहा है भारत संघ नहीं है, तो ये हो गया गलत। और किसी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम और उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद के पास है, ये ठीक है। मतलब तो फिर ए गलत हो गया और आर सही हो गया। तो कौन सा इसमें से हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ए सही, ए गलत और आर सही। फिर से कथन और कारण देखते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर करते हैं। और राष्ट्रपति, तो ये क्या है, ये सही है ना, ये सही है। और राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। अब माने तो राष्ट्रपति चाहे तो मान ले, नहीं चाहे तो ना माने, है ना। तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे का जो है ये मैच नहीं कर रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो कौन सा नहीं है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर ये हो सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर ये भी कर सकते हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके ये भी कर सकते हैं, किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकता है। देखिए, कोई भी राज्य संघ राज्य क्षेत्र को कैसे शामिल कर सकता है, ये नहीं है, तो यही गलत हो गया, और यही यही पूछा गया है, उसमें गलत पूछा है कि कौन सा गलत आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आर्टिकल 3 के तहत था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आंसर देखिए, क्लास जो देखी होगी आपने उसमें आर्टिकल देख लिए थे डिटेल्स में, इसलिए मैंने सारे आर्टिकल्स लिखे नहीं है, नहीं तो मैं 1 से 4 तक आर्टिकल लिख दूंगा, और फिर जब नागरिकता पढ़ेंगे तो 5 से 11 तक भी आर्टिकल लिख दूंगा, है ना। लेकिन उसके लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्लास में आप लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि दिए गए कूट की सहायता से कौन सा सही है। यहाँ पर ये बताना है हमें कि कौन सा सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये सही है, बिल्कुल सही है। घर एस के धर आयोग जो है राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी, ये भी ठीक है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार पर पक्ष में नहीं थी। जो जेबीपी समिति बनी हुई थी वो भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, तो ये तीनों सही है, सभी सही हैं ये, है ना। ये जेबीपी समिति अभी देखी ही थी हमने। जेबी मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी का वल्लभ भाई पटेल, और पी का पट्टाभी सीतारमैया, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं जेबीपी कमेटी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल ठीक था ये वाला ऑप्शन। और सेकंड वाला ऑप्शन क्या है कि अलग होने मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो ये गलत है। तो इसमें पूछा है सही कौन सा है, तो सिर्फ ए वाला सही है, पहला वाला है ना। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग नागरिकता जो संघ राज्य क्षेत्र से जो क्वेश्चन आते हैं वो बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चारों उसी आर्टिकल से घुमाते हैं। चारों आर्टिकल याद कर लीजिए आप लोग, आराम से उसको कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और पहली बात तो अभी कुछ टाइम से इसको पूछ नहीं रहा है, देखिए लेटेस्ट में नया नया क्वेश्चन कब पूछा है। चलिए अब कोई नया मिलता है तो उसको देखते हैं, है ना। तो भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं, तो अभी कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं, तो 28-8 हैं अभी, है ना। तो उस समय जितने भी हों, लेकिन अभी जो हैं वो 28 और 8 हैं, ये याद रखना है। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी, कितनी होगी, ये उसी समय का क्वेश्चन है 2013 का, तो इसलिए पूछ रहा है। जब तेलंगाना बना था तो राज्यों की संख्या हो गई थी 29, और यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी थी उस समय, 8 थी, ठीक है। फिर उसके बाद तेलंगाना यहाँ पर क्या किया गया था, फिर तेलंगाना को, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 यूटी में बांट दिया गया। कौन कौन सी यूटी में, तो यहाँ पे हो गया एक राज्य कम हो जाएगा तो 28, और यहाँ पर फिर 7 थी, 7 यूटी, तो फिर बढ़ गई थी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ हो गई थी जाके 9। फिर 9 में से क्या हुआ, फिर दमन और दीप को फिर से जो है हटा के एक कर दिया गया, तो ये हो गई यूटी। तो अभी 28 और 8, समझ गए ना। मतलब 2014 में जब तेलंगाना बना हुआ था तो तब 28 राज्य थे, जैसे ही तेलंगाना बना तो 29 राज्य हो गए थे और 7 यहाँ पर यूटी थी, ठीक है। फिर इसके बाद अभी जब जम्मू कश्मीर राज्य से हटा और उसको यूटी बनाया गया तो उसमें 2 यूटी बनाई गई थी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, तो 9 यूटी हो गई थी। फिर उसके बाद दमन दीप और दादर नागर हवेली को मिलाकर एक यूटी बना गई, तो फिर से 8 यूटी और 28 राज्य, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, गोवा नहीं है, गोवा तो स्टेट है यार। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो ये याद रखना 69। यहाँ पर तो सभी लोग रह रहे हैं तो कम से कम इतना तो याद ही रखना 69, और कौन से आर्टिकल के तहत, 239 AA के तहत, 239 AA। इससे इसको राष्ट्रीय जो क्षेत्र है एनसीआर का भी दर्जा दिया गया है 239 AA के तहत। और दिल्ली को पूछा है कि संविधान संशोधन दिल्ली, कौन सा संविधान संशोधन से दिल्ली को राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 69 के तहत, ठीक है। निम्न राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए अब इसमें क्या है, सारे राज्यों की लिस्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैप के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ये लिस्ट वैसे दी गई हुई है, जितने भी क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये सब इसी लिस्ट के तहत हो जाएंगे। देखिए 1 मिनट के लिए हम ये लिस्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आंध्रा बनता है 1953 में, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश कितने में, 1953 में बनता है। उसके बाद फिर 1960 में आपका बनेगा यहाँ पर, ये कौन सा है, महाराष्ट्र, है ना। फिर महाराष्ट्र के बाद 1963 में नागालैंड, है ना। सारे याद हो जाएंगे अभी हाल, लोकेशन देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर नागालैंड। फिर इसके बाद कौन सा बना है 1963 के बाद, 1971 में ये बना है आपका, नहीं सॉरी, पहले 66 में बना है हरियाणा, HR। फिर बना है 71 में HP, हिमाचल प्रदेश आपका 71 में बना। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर देखिए 72 में फिर से आ गए हैं, तो यहाँ बनेगा मेघालय, है ना। मेघालय के बाद 75 में फिर से सिक्किम, और फिर बनेगा यहाँ पे 87 में 2। 87 में कौन कौन से बनेंगे, गोवा भी बना है, और यहाँ पे आपका बना है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश AR, ठीक है। और यहाँ फिर देखिए 3 एक साथ बन गए, कौन कौन से, MP से छत्तीसगढ़ सबसे पहले बना,
यही इनका जो है वो रहेगा क्राइटेरिया। क्या रहेगा? एमपी से छत्तीसगढ़ बना, एमपी से छत्तीसगढ़ कब बना? 2000 में बना। फिर इसके बाद यूपी से उत्तराखंड कब बना? 2000 में। सीक्वेंस भी यही रहेगा, पहले एमपी से कटा, फिर यूपी से ये उत्तराखंड काट के अलग बनाया गया, और फिर बिहार से जो है झारखंड काट के बनाया गया। तो सीक्वेंस भी इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना, एमपी से सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना 2000 में, फिर यूपी से उत्तराखंड बना, और फिर बिहार से झारखंड बना। तो ये तीनों 2000 में आए। फिर इसके बाद यहाँ पर 2014 में तेलंगाना बना 2 जून को, ठीक है। फिर इसके बाद 2000 अभी लेटेस्ट में ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, ठीक है। और इस अभी सबसे लेटेस्ट वाला मामला जो आया वो ये है, दमन दीव और दादर नागर हवेली दोनों को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पे सब सारी चीज़ें याद हो गई, एक मोटा मोटा अनुमान लग गया है। बाकी आप एक एक बार मैप में भर के देखोगे, एक से दो बार, तो सारे याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पर आंध्रा, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर यहाँ पर नागालैंड, है ना। नागालैंड के बाद फिर नंबर 4 पर यहाँ पर हरियाणा, फिर 1971 में हिमाचल, और हिमाचल के बाद 1972 में मेघालय, 75 में सिक्किम यहाँ पर देख लेना, और उसके बाद 87 में दो अरुणाचल प्रदेश भी, और अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर गोवा भी, है ना। और इसके बाद 3 एक साथ, एमपी से सबसे पहले छत्तीसगढ़, यूपी से फिर उत्तराखंड, और बिहार से झारखंड, ये हो गए स्टेट, है ना। और फिर हम लोगों ने देखा इसके बाद 2 जून के 2014 में तेलंगाना, और फिर यूटी 2 बनी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और सबसे लेटेस्ट यूटी बनी है दादर नागर हवेली और दमन दीव मिलाकर, ठीक है। तो ये हो गया, ये आप मैप के थ्रू समझ लिए हो, ठीक है। अब बचे हुए क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए अब आ रहा है कि इनको कालानुक्रम में लगाइए। तो देखिए सबसे पहले, सबसे लास्ट में इसमें क्या आया, सबसे लास्ट में आप ही देख लीजिए, 2014 में यहाँ पर बना है तेलंगाना, है ना। और इसके पहले ही बना था झारखंड और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो ये आ गया 2000 में। गोवा कब बना? 87 में, है ना, 1987 में। और हरियाणा कब बना? 66 में। तो इस हिसाब से आप लोग फिर इसको लगा लेना, है ना। अब देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इनको कालानुक्रम में लगाना है। तो सिक्किम कब? 75 में, इंदिरा गांधी के समय जब आपातकाल लगा था तभी सिक्किम बना था, उसके बाद सिक्किम को ही राज्य बनाया गया था। तो 75 में, ये 1987 में अरुणाचल प्रदेश, और ये झारखंड 2000 में, और छत्तीसगढ़ 2000 में। तो सीक्वेंस इनका बताया था ना, सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था एमपी से कट के, फिर उत्तराखंड बनाया था यूपी से हटाकर, अलग हटाकर, और फिर बिहार से बनाया था झारखंड। तो सीक्वेंस हो गया, सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, और फिर आपका जो है झारखंड। तो देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, ये आ गया, है ना। तो अब इसको सीक्वेंस में लगाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए 75, 87, और फिर 2000 में झारखंड, और फिर छत्तीसगढ़, यानी कि 4 2 1 3, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये लिस्ट दी हुई है, पहले ही हम लोगों ने देख ली है। और फिर से यहाँ पर देखिए मिलान करना है। नागालैंड कब बनाए आप खुद ही बता दोगे, अब तो वो वाली जो लिस्ट समझी थी उसके बाद आप खुद बता दोगे। नागालैंड कब बनाए? 62 में, 62 इधर गलत दिया हुआ है, ये 63 में बना हुआ है, ठीक। झारखंड कब बना हुआ है? 2000 में, तेलंगाना 2014 में, और सिक्किम कब बनाए? 75 में। हो गया, ये भी आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ? किस राज्य का गठन हुआ? तो ये तो नहीं, हम लोगों ने तो जो है 1953 से देखा था, सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ था। उससे पहले तो जो बने हुए थे वो तो बने हुए थे ये सब, तो ठीक है। तो ये सब हो गया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 19 दिसंबर 1953 को, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था? सबसे पहले कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। कब बना था? 1953 में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अब देखते हैं क्या, नागरिकता वाले सवाल, ठीक है। नागरिकता में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, बहुत ही कम सवाल है। नागरिकता के आर्टिकल याद रखना, नागरिकता का भाग याद रखना। सबसे पहले तो नागरिकता का भाग कौन सा है? सेकंड, है ना। दूसरे में नागरिकता है, और इसके आर्टिकल कितने से कितने तक है? 5 से 11 तक। तो ये सब याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले क्या पूछा है इसमें, नागरिकता के संबंधित कौन सा भाग? सेकंड, देख ही चुके हैं, है ना। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक, है ना। और भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है ना। अगर आप कहीं की नागरिकता ले लोगे तो भी आपकी यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या आप खुद से भी छोड़ सकते हो, है ना। ये सब हो जाएगा। भारतीय संविधान एकल नागरिकता को प्रदान करता है।
और फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है, कैसे कैसे खो देता है ये बताना है हमें। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब खो देगा, ठीक है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तब भी यहाँ की नागरिकता हट जाएगी, है ना। और किसी अन्य देश में नागरिक से विवाह करता है तो यहाँ की नागरिकता नहीं खोगा। किसी अन्य देश से अगर विवाह कर लिया तो थोड़ी वो नागरिकता खो देगा, ठीक है, ये गलत है। सरकार की आलोचना करके, अब जैसे मान लीजिए अभी मोदी गवर्नमेंट है, इसकी आलोचना कर देंगे तो क्या नागरिकता चली जाएगी? ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ पर ये इतना अधिकार है भारत में, तो ये भी नहीं होगा। तो थर्ड और सेकंड हटा के फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे, तो सी आंसर केवल इसका हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्यधारक प्रणाली नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्य नहीं है, ठीक है, ये बताना है हम लोगों को। तो कौन सा है? एक वयस्क अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेश मूल की पत्नी है, नहीं पूछा है ना, तो ये तो है, ये भी है, विदेशी मूल की पत्नी हो सकती है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो, यही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सी वाला आंसर हो जाएगा इसमें। और ये तो है ही, परपोता परपोती जो दूसरे नागरिक हो, पितामह पितामही माता माताई ये सब नागरिक हो तो भी हमें नागरिकता मिल सकती है। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन सक्षम है? तो भैया यहाँ पे तो सक्षम होता है संसद, ना तो चुनाव आयोग ना राष्ट्रपति ना दोनों विधानसभाएं, ये कुछ नहीं होता है, संसद अकेली होती है, ठीक है। तो संसद यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? कब पारित किया गया संसद में? देखिए, ये डेट वही डेट है, 11 दिसंबर 2019। ये 2019 में पारित हुआ 11 दिसंबर को। एक एक घटना हम लोग और पढ़ चुके थे, 11 दिसंबर को स्थायी जो सदस्य बनाया गया था संविधान सभा का, राजेंद्र प्रसाद को। और उससे पहले स्टार्टिंग कब हुई थी, देखिए इसको पढ़ लेते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 9 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। तब वहाँ भी हुआ था 9 दिसंबर को एक घटना, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। और एक 11 दिसंबर को यह राज्य द्वारा पारित किया गया, तो ये भी लिख देना। 9 दिसंबर और 11 दिसंबर हम लोगों ने किस लिए जानी थी, ये आप लोग देख लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना, है ना। तो अब आशा करता हूँ कि ये क्लास समझ में आई होगी, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी ये क्लासेस। बाकी पीडीएफ मैं इसकी वहाँ पे जो है ग्रुप में डाली दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से देख लीजिए। और जिनके पास ये बुक है वो तो खोल के ही पढ़ा करेंगे, है ना। तो अब आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर बाकी देखते हैं हम, जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो कल देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।